इंटरनेट पर रोज एक अजीब सा जादू होता है जिस पर उमूमन शायद हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं और लेफ्ट मेन्यू से किसी दूसरे चैनल पर क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा पेज सफेद होके दोबारा लोड नहीं होता। हाँ, बस वो वीडियो वाला हिस्सा बदल जाता है। बिल्कुल। और उसके नीचे के कमेंट्स तुरंत अपडेट हो जाते हैं। या फिर अगर हम जीमेल की बात करें, एक ईमेल से दूसरे ईमेल पर जाने में कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई ऐसी बफरिंग या लोडिंग स्क्रीन नहीं आती। सब कुछ मतलब पलक झपकते ही हो जाता है। सही कहा। और टेक की दुनिया में इसी चीज को एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस कहा जाता है। असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में काम करने वाली एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का कमाल है। एक ऐसी टेक्निक जो बिना किसी को पता चले सारा भारी काम सेकंड के 1000वें हिस्से में निपटा देती है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में यानी इस डीप डाइव में हम इसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे। मेरा मतलब है एंगुलर के बारे में। ये एक ऐसा वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है जिसने इंटरनेट की दुनिया को, और सच कहूं तो माइक्रोसॉफ्ट और पेपाल जैसी फॉर्च्यून 500 कंपनियों के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, एंगुलर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है इंडस्ट्री पर। हाँ, और आज की चर्चा के लिए हमने कई बेहतरीन सोर्सेज का सहारा लिया है, जिसमें कोड विद हैरी, फायरशिप, कोड विद आसान, जीरो टू मास्टरी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट और चिड्रिस टेक ट्यूटोरियल्स के वीडियोस शामिल हैं। साथ ही एक आर्टिकल भी है, द एंड्योरिंग लेगेसी ऑफ एंगुलर जेएस इन अ मॉडर्न एरा। इन सब को मिलाकर हमारा मकसद ये समझना है कि ये फ्रेमवर्क काम कैसे करता है, बड़ी कंपनीज इसके पीछे क्यों पागल है, और सबसे अजीब बात, जो पुराना वर्जन 2021 में बंद हो चुका था वो आज 2026 में भी जिंदा क्यों है। ये सफर सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखिए, किसी भी नई टेक्निक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो आम इंसान की किस मुश्किल को हल कर रही है। और एंगुलर की सबसे बड़ी खूबी है उसका सिंगल पेज एप्लीकेशन, या जिसे हम एसपीए कहते हैं, उसको बनाने का तरीका। तो ये एसपीए असल में काम कैसे करता है? अगर हम पुराने जमाने की वेबसाइट से इसका कंपैरिजन करें तो क्या फर्क दिखता है? पुराने जमाने की वेबसाइट्स का तरीका बहुत सीधा था, पर वो बहुत धीमा भी था। जब भी किसी लिंक पर क्लिक होता था तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता था, और बदले में सर्वर पूरा का पूरा नया HTML पेज, उसकी सारी तस्वीरें, टेक्स्ट, लेआउट, सब कुछ वापस भेजता था। ओह, मतलब हर क्लिक पर पूरी की पूरी वेबसाइट दोबारा डाउनलोड होती थी एक तरह से। एग्जैक्टली। इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा डेटा खर्च होता था और पेज लोड होने में टाइम लगता था। लेकिन एसपीए में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वर से सिर्फ एक ही वेब पेज आता है शुरुआत में। तो मतलब जब हम YouTube पर एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जाते हैं तो हम किसी नए पेज पर नहीं जा रहे होते, पेज वही पुराना वाला ही रहता है। हाँ, पेज वही रहता है। एंगुलर क्या करता है, वो बैकग्राउंड में जावास्क्रिप्ट का यूज करके सर्वर से सिर्फ उतना ही नया डेटा मंगवाता है जिसकी सच में जरूरत है, जैसे कि नए वीडियो का थंबनेल, उसका टाइटल या नीचे के कमेंट्स। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट अप्रोच है। बिल्कुल। पूरा पेज लोड करने की बजाय फ्रेमवर्क उसी करंट पेज पर पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें फिट कर देता है। इससे एक तो सर्वर की बैंडविड्थ बचती है, और दूसरा, यूजर को एकदम मोबाइल ऐप जैसा फास्ट एक्सपीरियंस मिलता है। और ये सब बहुत स्टेबिलिटी के साथ होता है। पर इसको बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। 2016 में गूगल ने इसको टाइपस्क्रिप्ट के साथ रिलीज किया था। तो जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, टाइपस्क्रिप्ट असल में जावास्क्रिप्ट का ही एक एडवांस रूप है ना? बिल्कुल। पर एंगुलर ने इसको ही क्यों चुना? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा देती है। देखिए, जब डेवलपर्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो कई बार छोटी छोटी गलतियां छिप जाती हैं। मान लीजिए किसी ने नंबर की जगह टेक्स्ट लिख दिया कोड में। तो क्या जावास्क्रिप्ट उसको वही रोकेगा? नहीं, जावास्क्रिप्ट उसको तुरंत नहीं रोकेगी, पर जब वो कोड असली वेबसाइट पे लाइव होगा तो अचानक से एक रन टाइम एरर आ जाएगा, और हो सकता है वेबसाइट ही क्रैश हो जाए। ओहो, मतलब लाइव वेबसाइट अचानक से काम करना बंद कर देगी। एक तरह से यूजर के सामने ब्लैंक स्क्रीन। बड़ी कंपनियों के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा होगा। सही कहा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये स्टैटिकली टाइप्ड होती है। इसका मतलब है कि जब डेवलपर कोड लिख रहा होता है ना, तभी टाइपस्क्रिप्ट उसकी गलतियां पकड़ लेती है। अच्छा, मतलब कोड लिखते वक्त ही स्क्रीन पर दिख जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, एडिटर में ही उस लाइन के नीचे एक लाल रंग की लाइन आ जाती है कि भाई यहाँ कुछ गलत है, इसको ठीक करो।
बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए जहां हर सेकंड में करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, वहां ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए ना, जीरो टू मास्टरी वाले सोर्स से मेरे दिमाग में एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी आ रही है। क्या हम इसको एक किचन की तरह देख सकते हैं? एक किचन? हाँ बिल्कुल। कैसे सोच रही हैं आप इस बारे में? खाना बनाना है तो रिएक्ट जैसे जो दूसरे टूल्स हैं उनको हम एक स्टोव या गैस चूल्हे की तरह मान सकते हैं। स्टोव तो मिल गया, लेकिन खाना पकाने के लिए बाकी बर्तन, मसाले, सब्जियां, ये सब आपको खुद बाजार से चुन चुन कर लानी पड़ेंगी। सही बात है। रिएक्ट में डेवलपर्स को हर छोटी लाइब्रेरी अलग से डिसाइड करनी पड़ती है। लेकिन एंगुलर के साथ ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक पूरा सजाया किचन दे दिया हो, जिसमें स्टोव भी है, ओवन भी है, फ्रिज भी है और मसालों के डब्बे भी पहले से रखे हैं। ये किचन वाली तुलना बहुत ही सटीक है। टेक्निकल भाषा में इसको एक बैटरीज इंक्लूडेड या फिर ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क कहते हैं। एंगुलर में लगभग सब कुछ बिल्ट इन होता है। जैसे कि क्या क्या? जैसे एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए राउटर चाहिए, वो अंदर है। सर्वर से डेटा मंगाने के लिए HTTP क्लाइंट चाहिए, वो भी अंदर है। फॉर्म बनाने के लिए लाइब्रेरीज, कोड टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग टूल्स, ये सब एंगुलर में पहले से मौजूद होते हैं। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर इसमें इतने सारे सख्त नियम हैं और सब कुछ पहले से तय है, तो क्या ये डेवलपर्स की क्रिएटिविटी को बांध नहीं देता? मतलब अगर मैं उस किचन में काम कर रही हूँ और मुझे उनका बिल्ट इन ओवन पसंद नहीं आया, मैं अपना कोई अलग ओवन लाना चाहती हूँ, तो क्या होगा? क्या ये स्ट्रिक्ट रूल्स फायदेमंद है या रुकावट है? ये डिबेट टेक इंडस्ट्री में कई सालों से चल रही है, पर एंटरप्राइज लेवल पर इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। असल में ये जो सो कॉल्ड सख्ती है ना, ये बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होती है। इसे हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में डिसीजन फटीग से बचाव कहते हैं। डिसीजन फटीग, मतलब लगातार कई सारे फैसले लेने से जो दिमाग थक जाता है, वो। एग्जैक्टली। जब रिएक्ट जैसी किसी आज़ाद टेक्निक में कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो डेवलपर टीम को शुरुआत के 2-3 हफ्ते तो बस इसी बात पर मीटिंग करनी पड़ती है कि कौन सा थर्ड पार्टी राउटर यूज करें, फॉर्म के लिए कौन सी लाइब्रेरी अच्छी रहेगी, स्टेट मैनेजमेंट कैसे होगा। और हर डेवलपर की तो अपनी अलग पसंद होती होगी इसमें। बिल्कुल, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। लेकिन एंगुलर ये सारे फैसले पहले से करके देता है। वहां ऐसे किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो डेवलपर्स सीधा कोड लिखना शुरू कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, और सिर्फ टाइम ही नहीं बचता। जब किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ सैकड़ों डेवलपर्स काम कर रहे हों, तो क्रिएटिविटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी एकरूपता की जरूरत होती है। अच्छा, क्योंकि कोड सबका एक जैसा दिखना चाहिए। सही पकड़ा। अगर कोई नया डेवलपर किसी दूसरी टीम से इस प्रोजेक्ट में आता है, तो उसको पता होता है कि एंगुलर का स्ट्रक्चर कैसा है। उसको पुराना कोड समझने में हफ्ते नहीं लगते, बस कुछ घंटे लगते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर एंगुलर प्रोजेक्ट का बेसिक ढांचा एक जैसा ही बनाया जाता है। चलिए, तो किचन तो तय हो गया। अब इस किचन में खाना पकाने का तरीका क्या है वो समझते हैं। एंगुलर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम आता है कंपोनेंट्स का। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझेंगे? कंपोनेंट्स को ना बच्चों के खिलौने लेगो ब्लॉक्स की तरह समझा जा सकता है। पूरी वेबसाइट को एक लंबा चौड़ा कोड लिखकर बनाने के बजाय उसे छोटे छोटे आजाद हिस्सों में तोड़ दिया जाता है। जैसे एक ब्लॉक से हेडर बन गया, दूसरे से फुटर। हाँ, सबसे ऊपर का हेडर एक अलग कंपोनेंट हो गया, लेफ्ट साइड का मेन्यू एक अलग कंपोनेंट है, और बीच में चलने वाला वीडियो प्लेयर एक अलग कंपोनेंट है। और इन सब की अपनी अलग एक छोटी सी दुनिया होती है। अपनी अलग दुनिया, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हर कंपोनेंट की अपनी खुद की एक HTML फाइल होती है जो तय करती है कि वो दिखेगा कैसा। एक CSS फाइल होती है जो उसके डिज़ाइन और कलर्स देखती है, और एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल होती है जो उसके पीछे का सारा लॉजिक चलाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा शायद ये होगा कि इन ब्लॉक्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल। अगर आपने एक बार एक बहुत ही बढ़िया सर्च बार का कंपोनेंट बना लिया, तो उसको वेबसाइट में 100 अलग अलग जगह चिपका दीजिए। बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मुझे याद आ रहा है कि एंगुलर के पास एक मैजिकल वॉन्ड है, CLI, यानी कमांड लाइन इंटरफेस टूल। हाँ, CLI तो सच में डेवलपर्स का बेस्ट फ्रेंड है। मैंने देखा कि बस टर्मिनल में एक कमांड लिखो, जैसे ng generate component, और एंगुलर खुद ब खुद उस कंपोनेंट की सारी 5-6 फाइलें बना देता है। उनको सही फोल्डर में रख भी देता है और मेन मॉड्यूल के साथ लिंक भी कर देता है। ये सब मैनुअल करने में जो आधा घंटा लगता है, वो CLI 2 सेकंड में कर देता है। लेकिन इन सब के अलावा एक और ऐसी चीज है जो एंगुलर को बड़े एप्लीकेशंस के लिए बहुत स्टेबल बनाती है। उसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये थोड़ा एडवांस्ड टॉपिक है, पर बहुत जरूरी है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन,
नाम तो सच में काफी भारी और टेक्निकल लग रहा है। इसे किसी सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है? चलिए इसे उसी होटल वाले एग्जाम्पल से आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए उस होटल में 100 कमरे हैं। अगर टॉप फ्लोर के किसी कमरे में तौलिए की जरूरत है, तो एक लंबा तरीका यह है कि कमरे से फोन जाए मैनेजर के पास, मैनेजर कॉल करे फ्लोर सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर भेजे एक बेल बॉय को तौलिया लेकर। ये चेन तो बहुत लंबी है। और अगर बीच में मैनेजर या सुपरवाइजर छुट्टी पर हुआ तो पूरा सिस्टम ही रुक जाएगा। सही कहा। अब दूसरा और आसान तरीका क्या है? रूम सर्विस। जिस भी कमरे को तौलिया चाहिए, वो सीधा रूम सर्विस को डायल करेगा और तौलिया डायरेक्ट उस कमरे में आ जाएगा बिना किसी बीच वाले के। एंगुलर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्कुल रूम सर्विस की तरह ही काम करता है। यहाँ कमरे हो गए हमारे कंपोनेंट्स और रूम सर्विस हो गई वेट। रूम सर्विस क्या है यहाँ? रूम सर्विस को हम एंगुलर में सर्विस कहते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट में 100 कंपोनेंट्स हैं और उन सबको यूजर की प्रोफाइल पिक्चर या उसका नाम चाहिए, तो हम बार बार हर कंपोनेंट में डेटा फेच करने का कोड नहीं लिखेंगे। तो हम एक सर्विस बना देंगे। हाँ, एक सर्विस बनेगी जो एक ग्लोबल तिजोरी की तरह काम करेगी। जिस भी कंपोनेंट को प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, वो सीधा उस सर्विस से डेटा इंजेक्ट करवा लेगा। इससे तो सच में कंपोनेंट्स बिल्कुल आजाद रहेंगे और कोड बहुत क्लीन हो जाएगा। पर मैं यहाँ एक बार फिर से डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। बिल्कुल पूछिए। अगर इस फ्रेमवर्क में इतने सारे टूल्स हैं, पूरा किचन है, राउटर है, टेस्टिंग टूल्स हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, तो क्या ये सब मिलकर वेबसाइट को बहुत ज्यादा हैवी और स्लो नहीं कर देते? टेक इंडस्ट्री में एक आम मिथ यही है कि एंगुलर का मतलब है एक धीमा और बल्कि फ्रेमवर्क। देखिए, एक टाइम पर यह बात किसी हद तक सच थी और शायद इसीलिए ये मिथ आज भी लोगों के दिमाग में है। शुरुआती वर्जन्स में बंडल का साइज थोड़ा बड़ा होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगुलर को अपना कोड चलाने के लिए पूरा का पूरा कंपाइलर ब्राउजर में भेजना पड़ता था। पर आज का जो मॉडर्न एंगुलर है, जैसे वर्जन 18, वो पूरी तरह बदल चुका है। अब इसमें अहेड ऑफ टाइम यानी AOT कॉम्पिलेशन का यूज होता है। AOT कॉम्पिलेशन, इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि एंगुलर सर्वर पर ही सारे कोड को कंपाइल करके उसको छान लेता है। जो फालतू चीजें हैं उनको हटा देता है, जिससे ब्राउजर तक सिर्फ बहुत ही हल्का और जरूरी कोड ही पहुंचता है। मतलब कंपाइलर ब्राउजर में भेजने का बोझ खत्म। बिल्कुल। और रीसेंट बेंचमार्क्स तो ये तक दिखाते हैं कि मॉडर्न एंगुलर स्पीड के मामले में Vue.js या Preact जैसी लाइब्रेरीज को कड़ी टक्कर दे रहा है, जिन्हें एक्चुअली सबसे लाइट वेट माना जाता है। ये तो सच में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। और स्पीड की बात निकली है तो फायरशिप के वीडियो में एक नई चीज का जिक्र था, सिग्नल्स। और इसके साथ एक नया कंट्रोल फ्लो भी आया है, जहां पुराने वाले ngF और ng4 की जगह अब सीधा @if और @4 लिखा जाता है। ये सिग्नल्स क्या बला है और ये पुराने तरीके से फास्ट क्यों है? इसे समझने के लिए डर्टी चेकिंग वाला पुराना कॉन्सेप्ट समझना होगा। पुराने एंगुलर में क्या होता था कि जब बैकग्राउंड में कोई छोटा सा डेटा चेंज होता था ना, तो फ्रेमवर्क को ये नहीं पता होता था कि स्क्रीन पर एग्जैक्टली क्या अपडेट करना है। तो वो क्या करता था? वो पूरे एप्लीकेशन के हर एक कंपोनेंट को ऊपर से लेके नीचे तक चेक करता था कि भैया कहीं कुछ बदलना तो नहीं है तुम्हारी तरफ। बाप रे! अगर सिर्फ एक छोटा सा लाइक बटन का कलर बदलना हो तो भी वो पूरे पेज के सारे कंपोनेंट्स चेक करेगा। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। सही पकड़ा। इसी वजह से परफॉर्मेंस इश्यूज आते थे बड़े ऐप्स में। लेकिन सिग्नल्स के आने से ये पूरा प्रोसेस ही पलट गया। सिग्नल्स एक तरह के स्मार्ट कंटेनर्स होते हैं। जब उनके अंदर का डेटा बदलता है तो वो सिर्फ उसी एग्जैक्ट जगह को अपडेट करते हैं जो उस डेटा पर डिपेंड करती है। तो पूरे पेज की चेकिंग बंद? एकदम बंद। पूरे ऐप को छेड़ा भी नहीं जाता। इसे अब जोनलेस एप्लीकेशन कहा जा रहा है और इससे परफॉर्मेंस में मतलब जबरदस्त उछाल आया है। वाह, ये तो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का एक बेहतरीन नमूना लग रहा है। लेकिन अगर मॉडर्न एंगुलर इतना फास्ट और शानदार है तो थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। उस टेक्निक का क्या हुआ जो 2009 में बनी थी? एडम एब्रॉन्स और मिस्को हेवरी ने AngularJS बनाया था ना? हाँ, AngularJS, उसकी कहानी अलग ही है। वो पूरी तरह जावास्क्रिप्ट पर बेस था। आज जो चीजें हमें आम लगती हैं, 2009 में वो किसी चमत्कार जैसी थी। AngularJS ने पहली बार वेब की दुनिया को टू-वे डेटा बाइंडिंग का जादू दिखाया था और MVC आर्किटेक्चर को ब्राउजर में लाया था। MVC यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको थोड़ा आसान भाषा में क्लियर करते हैं ताकि पता चले कि उस टाइम रेवोल्यूशन क्या थी। देखिए, MVC किसी भी सॉफ्टवेयर को 3 हिस्सों में बांटने का एक तरीका है। मॉडल का मतलब है आपका रॉ डेटा,
व्यू का मतलब है जो स्क्रीन पर यूजर को दिख रहा है, और कंट्रोलर वो दिमाग है जो इन दोनों के बीच बैलेंस बनाता है। और टू वे डेटा बाइंडिंग ने इसको कैसे बदला? पहले क्या होता था कि कोड लिखकर स्क्रीन को अपडेट करना पड़ता था, पर एंगुलर जेएस में अगर बैकग्राउंड का डेटा यानी मॉडल बदला तो स्क्रीन की दिखावट या व्यू अपने आप अपडेट हो जाएगा, बिना कोई एक्स्ट्रा कोड लिखे। और इसका उल्टा भी तो होता था ना, अगर यूजर ने स्क्रीन पर फॉर्म में अपना नाम अपडेट किया तो बैकग्राउंड का डेटा भी अपने आप बदल जाएगा। दोनों तरफ से कनेक्शन था। बिल्कुल। उस जमाने में इसने डेवलपर्स का बहुत सारा काम आसान कर दिया था, लेकिन फिर समय बदला। 2009 का इंटरनेट और 2016 के इंटरनेट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। हाँ, 2016 तक तो हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन आ चुके थे। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मोबाइल ब्राउजर्स पर वो हैवी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन चलाना एंगुलर जेएस के बस की बात नहीं रही थी। उसका आर्किटेक्चर मॉडर्न वेब की डिमांड्स नहीं झेल पा रहा था। और यहीं पर 2016 में गूगल ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने पूरी डेवलपर कम्युनिटी को हैरान करके रख दिया था। उन्होंने इस फ्रेमवर्क को पूरी तरह से दोबारा लिखा और एंगुलर 2 लॉन्च किया, जो टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड था। पता है, इस चेंज की तुलना किसी सुपरहिट फिल्म के सीक्वल से की जा सकती है। सीक्वल से? वो कैसे? मतलब ऐसा सोचिए कि किसी हिट फिल्म का पार्ट 2 आया हो, पर उसमें पूरी की पूरी स्टार कास्ट बदल दी हो, डायरेक्टर बदल गया हो, कहानी बिल्कुल नई हो, यहाँ तक कि फिल्म की भाषा भी बदल दी हो, बस फिल्म का नाम वही पुराना वाला रखा हो। तो पुराने फैंस तो गुस्सा होंगे ना। उस वक्त डेवलपर्स में काफी नाराजगी रही होगी। नाराजगी बहुत ज्यादा थी और लाजमी भी थी। डेवलपर्स को लगा कि उनकी सालों की मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि एंगुलर 2 उनको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना पड़ा। पुराना कोड नए में सीधा नहीं चलता था। फिर गूगल ने इतना बड़ा रिस्क लिया क्यों? क्योंकि अगर एक बड़ी पिक्चर देखें तो ये चेंज सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक टेक्निकल मजबूरी थी। एक पुराने झरझर हो चुके घर में कब तक मरम्मत करते रहेंगे? उससे बेहतर था कि उसको गिराकर नई और मजबूत नींव के साथ एक नया घर बनाया जाए। जो कि लॉन्ग टर्म में काफी सही फैसला भी साबित हुआ है। आज हम देखते हैं कि एंगुलर हर 6 महीने में नए अपडेट्स लाता है बिना किसी दिक्कत के। और अब तो उनके अपग्रेड टूल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि पुराने वर्जन से नए में जाना बस टर्मिनल में कमांड टाइप करने जितना सिंपल हो गया है। हाँ, अब ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है। लेकिन हमारी चर्चा का सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी है। पुराना वर्जन यानी एंगुलर जेएस, जिसको गूगल ने ऑफिशियल तौर पर दिसंबर 2021 में परमानेंटली बंद कर दिया था, जिसका ना कोई नया अपडेट आता है ना नया फीचर। फिर आज 2026 के इस मॉडर्न दौर में जब एआई की बातें हो रही हैं, तब उस डेड फ्रेमवर्क की चर्चा क्यों हो रही है? वो एक ज़ॉम्बी फ्रेमवर्क की तरह अभी तक जिंदा कैसे है? ये टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा और कड़वा सच है, जिसे बाहर के लोग अक्सर भूल जाते हैं, और इसको कहते हैं लेगेसी सिस्टम्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी दुनिया की कई बड़ी एयरलाइंस के टिकटिंग सिस्टम्स में या बड़े बैंकिंग सिस्टम्स के अंदर वही पुराना एंगुलर जेएस धड़क रहा है। पर ये तो सच में समझ से परे है। जब उन कंपनीज के पास इतना फास्ट, मॉडर्न और सिक्योर नया एंगुलर मौजूद है, तो वो 15 साल पुरानी टेक्निक से क्यों चिपकी हुई हैं? क्या उनको सिक्योरिटी इश्यूज या सिस्टम क्रैश होने का डर नहीं लगता? असल में इसका जवाब ना टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी में। इसको हम कॉस्ट ऑफ चेंज यानी बदलाव की कीमत कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल बैंक है। उसका पूरा कोर बैंकिंग सिस्टम एंगुलर जेएस में बना है। उसकी शायद 10 लाख लाइन का कोड होगा। ओह, 10 लाख लाइन? हाँ, और वो सिस्टम रोजाना बिना किसी परेशानी के करोड़ों डॉलर्स के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर रहा है। अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो उनके हिसाब से अगर सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको छेड़ने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। अगर वो उस पूरे सिस्टम को नए फ्रेमवर्क में ट्रांसफर करने का सोचते हैं तो उन्हें सालों का वक्त लगेगा, करोड़ों डॉलर्स खर्च होंगे नई टीम लगाने में, और सबसे बड़ा रिस्क सिस्टम डाउन होने का डर। अगर माइग्रेशन के बीच कोई एक नया बग आ गया और सिस्टम 1 घंटे के लिए भी बंद हुआ तो बैंक को करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, उनकी साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब बिजनेस की दुनिया में एक काफी फेमस कहावत है, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर कुछ टूटा नहीं है तो उसे जबरदस्ती ठीक मत करो। बिजनेस को नए टेक ट्रेंड्स से ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी प्यारी होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि टेक की दुनिया में पुरानी चीजें कभी असल में मरती ही नहीं है? किसी हद तक ये बिल्कुल सच है। लेगेसी सिस्टम्स हमेशा कहीं ना कहीं जिंदा रहते हैं। और वैसे पुराने एंगुलर जेएस की जो 2 वे डेटा बाइंडिंग की सिंप्लिसिटी थी ना,
वो आज भी कई सीनियर डेवलपर्स मिस करते हैं। रही बात सिक्योरिटी की, तो ऐसा नहीं है कि ये बैंक सिक्योरिटी की परवाह नहीं करते। तो सिक्योरिटी पैचेस कहाँ से आते हैं अगर गूगल ने सपोर्ट बंद कर दिया तो? आजकल कई थर्ड पार्टी कम्युनिटीज और कंपनीज हैं जो पुराने ज़ॉम्बी वर्जन के लिए आज भी सिक्योरिटी पैचेस बना रही हैं, और ये बड़ी कंपनीज उन पैचेस के लिए उन्हें भारी फीस देती हैं। ओह, मतलब इकोसिस्टम दूसरे तरीके से चल रहा है। और मैंने पढ़ा था कि कुछ कंपनीज हाइब्रिड रास्ता भी निकाल रही हैं। वो रातों रात पूरा सिस्टम माइग्रेट नहीं करती, बल्कि एक स्क्रीन एंगुलर जेएस में चल रही है और दूसरी मॉडर्न एंगुलर में धीरे धीरे एक एक कंपोनेंट करके अपग्रेड कर रहे हैं, जिससे रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। हाँ, ये हाइब्रिड अप्रोच आजकल काफी पॉपुलर हो रही है ऐसी बड़ी कंपनीज में। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी चर्चा से क्या बात निकल कर आती है? एंगुलर सिर्फ HTML और टाइपस्क्रिप्ट लिखने का एक बेसिक टूल नहीं है। ये एक पूरा का पूरा माहौल है, एक इकोसिस्टम है। ये वो स्ट्रिक्ट रूल्स वाला किचन है जो बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने, सैकड़ों डेवलपर्स के बीच डिसिप्लिन बनाए रखने और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को सालों साल बिना हिले डुले स्टेबल रखने में मदद करता है। और जो लोग अभी टेक इंडस्ट्री को समझ रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं, उनके लिए यहाँ सबसे बड़ा लेसन यही है। कोडिंग का मतलब सिर्फ नए और शाइनी ट्रेंड्स के पीछे भागना नहीं होता। असली इंजीनियरिंग ये समझने में है कि बड़े सिस्टम्स डिजाइन कैसे होते हैं, उनको 15 साल तक चलाया कैसे जाता है, और सबसे जरूरी बात, कब किसी टेक को अपग्रेड करना है और कब उसे वैसे ही छोड़ देना है। टेक्नोलॉजी सिर्फ कोड नहीं है, ये बिजनेस और रिस्क मैनेजमेंट का भी हिस्सा है। सही बात है। ये सच में एक बहुत ही अलग और प्रैक्टिकल नजरिया है। अब एंड करने से पहले मैं इस डिस्कशन को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल पर छोड़ना चाहूंगी। आज हमने देखा कि एंगुलर कितना ओपिनियनेटेड है, जहां हर चीज का एक तय रूल है। अब आजकल दुनिया उस मोड़ पर आ गई है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI खुद से कोड लिखने लगा है। हाँ, AI कोडिंग टूल्स तो आजकल हर जगह हैं। तो सोचिए, फ्यूचर में जब मशीन्स खुद फैसला करेंगी कि किसी बड़े सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, तो क्या वो रिएक्ट जैसी किसी आज़ाद टेक्निक को चुनेंगी जहां हर छोटे टूल के लिए ह्यूमन जैसी क्रिएटिविटी और फैसले लेने पड़ते हैं, या फिर वो एंगुलर जैसी किसी सख्त नियम वाली टेक्निक को चुनेंगी जहां हर चीज़ पहले से अपनी एग्जैक्ट जगह पर तय होती है? ये तो सच में बहुत बहुत ही गहरा सवाल है। मुझे लगता है मशीन्स शायद उस सख्त रूल्स वाले किचन में ही काम करना ज़्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि मशीन्स को डिसीजन फटीग नहीं बल्कि सेट पैटर्न्स और प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर्स पसंद होते हैं। हम सब YouTube चलाएं और बिना पेज रिफ्रेश हुए तुरंत नया वीडियो सामने आ जाए, तो उस 1 सेकंड के जादू के पीछे छिपे इस बड़े से किचन को जरूर याद कीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई टेक्निकल पड़ताल के साथ।